स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विचार करने वाले लेख पर बात करेंगे। शीर्षक है जीवन विद्या, अध्ययन की प्राथमिकता और सतर्कता। जी। ये लेख मध्यस्थ दर्शन, जिसे हम जीवन विद्या भी कहते हैं, उसके प्रचार प्रसार से जुड़े कुछ बहुत अहम सवाल उठाता है और खासतौर पर कुछ सतर्कता के बिंदुओं पर ध्यान दिलाता है। बिल्कुल, और ये लेख उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है जो या तो जीवन विद्या का अध्ययन करें या फिर इससे दूसरों तक लोक व्यापीकरण के प्रयासों में शामिल है। हाँ। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी इशारा है, आजकल समाज के हर वर्ग से लोग, चाहे वो ज्ञानी हो या सामान्य लोग हों या फिर साइंटिस्ट हो, जीवन विद्या की तरफ आ रहे हैं। सही। तो इससे एक बहुत बड़ा फलक बनता है। अलग अलग मानसिकताएं, अलग अलग उम्मीदें सामने आती हैं, तो ये चर्चा और भी जरूरी हो जाती है। तो चलिए फिर इस लेख को खोलते हैं, देखते हैं कि ये हमें किन मुख्य विचारों और चेतावनियों से रूबरू कराता है। हमारा मकसद यही है कि लेख का जो मूल संदेश है उसे समझें, जैसे लेखक ने शायद प्रस्तुत करने की कोशिश की है, मतलब एक चिंतन और आत्मनिरीक्षण के मौके की तरह। लेख की शुरुआती होती है आदरणीय नागराज जी के एक बुनियादी सिद्धांत से, समझ के करना है, कर करके समझना नहीं है। ये सुनने में तो सरल लगता है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है और ये जीवन विद्या के बिल्कुल मर्म से जुड़ा है। देखिए, नागराज जी का साफ आग्रह था कि कोई भी काम करने से पहले, खासकर जीवन जीने के तरीके या किसी सिद्धांत को अपनाने से पहले, उसके पीछे की पूरी समझ विकसित करना जरूरी है। अच्छा। ऐसा नहीं कि बस गतिविधियों में, कार्यक्रमों में या शिविरों में शामिल हो गए और अनुभव से धीरे धीरे समझेंगे। नहीं, पहले तात्विक समझ, जिसे यहाँ अध्ययन कहा गया है, उस पर पूरा जोर होना चाहिए। और अध्ययन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि अवधारणाओं को गहराई से सोचना, समझना, आत्मसात करना, तर्क से स्वीकार करना है। जैसा लेख कहता भी है, प्रमाण या नतीजा तो समझ के बाद ही आएगा ना। सिर्फ ढेर सारे कार्यक्रम खड़े कर देने से अध्ययन अपने आप थोड़ी शुरू हो जाएगा। ये दिलचस्प है, क्योंकि लेख फौरन ही एक मौजूदा चलन की तरफ इशारा करता है कि जीवन विद्या के नाम पर आजकल बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लगभग एक एनजीओ मॉडल की तरफ या संस्थागत मॉडल की तरह। क्या लेख इसमें कोई समस्या देख रहा है? देखिए, लेख के हिसाब से समस्या सीधे कार्यक्रमों में नहीं है। ये कार्यक्रम नए लोगों को लाते हैं, उन्हें जीवन विद्या के प्रस्ताव से आप कह सकते प्रेरित करते हैं, तो इनकी उपयोगिता तो है। हाँ, वो तो है। लेकिन असली खतरा जिस पर लेख ध्यान दिला रहा है वो ये है कि कहीं ये कार्यक्रम ही अपने आप में लक्ष्य न बन जाए और जो मूल चीज है, यानी अध्ययन, गहरी समझ, वो पीछे ना छूट जाए, गौण ना हो जाए। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? लोग कार्यक्रमों की भीड़ का हिस्सा तो बन जाएंगे, पर जरूरी नहीं कि उनमें वो तात्विक समझ विकसित हो जो जीवन विद्या का आधार है। और ऐसे में मूल प्रस्ताव ही कहीं खो ना जाए। कार्यक्रम तो बस सहायक होने चाहिए, अध्ययन का विकल्प नहीं बन सकते। इसी से जुड़ा हुआ लेख में नागराज जी के बॉटम टू टॉप मॉडल का भी जिक्र है, मतलब समझदार मानव से समझदार परिवार और फिर समझदार समाज। ये कार्यक्रमों पर आधारित जो अप्रोच है उससे कैसे अलग है? ये दृष्टिकोण बिल्कुल उलट है। नागराज जी का मॉडल व्यक्ति की अपनी समझ पर केंद्रित है और उस समझ के आधार पर परिवार में उसके जीने का तरीका, यानी आचरण, उस पर। ये मॉडल मानता है कि समाज में जो वास्तविक बदलाव है वो व्यक्तियों और परिवारों के स्तर पर समझदारी विकसित होने से अपने आप आएगा, स्वाभाविक रूप से आएगा, न कि बड़े बड़े आयोजन या कार्यक्रम करके। हाँ, मतलब ऑर्गेनिकली। हाँ बिल्कुल। कार्यक्रम इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, पर मूल इकाई तो व्यक्ति और परिवार ही है। नागराज जी ने साफ कहा कि समझदार मानव ही समझदार परिवार बनाएगा और ऐसे अनेक समझदार परिवार मिलकर ही एक प्रेरणा देने वाला समाज बना पाएंगे। अच्छा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, जब व्यक्ति स्वयं में व्यवस्थित होता है, मतलब अपनी समझ और जीने में एक संतुलन पाता है, तो वो अपने आप ही परिवार और समाज के लिए पूरक, यानी सहयोगी हो जाता है। उसे अलग से कोई समाज सेवा या समाज सुधार का झंडा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। फोकस किस पर होना चाहिए? स्वयं की योग्यता विकास पर। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब लेख कुछ ऐसे नियमों या कह लें प्रवृत्तियों की बात करता है जो अनजाने में भी जीवन विद्या के लोक व्यापीकरण, यानी इसे फैलाने के प्रयासों में घातक साबित हो सकते हैं, और लेखक इन्हें शासन मानसिकता से जोड़ते हैं। क्या हम इन पर थोड़ी गहराई से बात कर सकते हैं?
ये कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिनसे सावधान रहने को कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल। लेख ऐसी 5 प्रमुख प्रवृत्तियों या आप कहें अघोषित नियमों की पहचान करता है जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है। ये इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये जीवन विद्या की जो मूल भावना है, जो स्वप्रेरणा, समझ और सहयोग पर आधारित है, उसके बिल्कुल विपरीत जा सकती हैं। अच्छा। लेखक का मानना है कि ये वही तरीके हैं जिन्हें भ्रमित मानव संसार, मतलब हम सब, अक्सर अपनी व्यवस्थाओं या अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इसी को शासन मानसिकता कहा गया है। तो पहला नियम बताया गया है एक नैरेटिव या कहानी गढ़ना। लेख इसके 4 चरण बताता है। पहला, लोगों की भावनाओं को जगाना, जैसे कि हम सब कुछ पाना चाहते हैं पर मिल नहीं रहा। हाँ। दूसरा, किसी पुराने तरीके या व्यक्ति को खलनायक जैसे बना देना, जैसे ये कहना कि गहराई से समझने या तात्विक होने की कोशिशें तो फेल हो गई। तीसरा, इन कथित असफलताओं की कहानियां बनाना। और चौथा, फिर एक नया हीरो, कार्यक्रम या व्यक्ति सामने लाना जो शायद भीड़ या संसाधन जुटाने में सफल हो, और ये स्थापित कर देना कि पुराने जो शायद मुश्किल रास्ते थे वो तो पूरी तरह गलत थे। बिल्कुल। और इस तरह का जो नैरेटिव होता है वो ध्यान को मूल अध्ययन की बारीकियों और उसकी जरूरत से हटाकर बाहरी चमक दमक, कार्यक्रमों की सफलता या फिर किसी व्यक्ति विशेष की पूजा की तरफ ले जा सकता है। हाँ, ये तो है। लेख ये भी साफ करता है कि नए प्रयोग या कार्यक्रम करने में कोई बुराई नहीं है, वे जरूरी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रयोग पुराने, स्थापित और शायद गहरे तरीकों को पूरी तरह नकारने या उन्हें गलत साबित करने की कीमत पर किया जाए तो ये प्रवृत्ति घातक हो सकती है। ये ज्ञान की परंपरा को ही कमजोर कर सकती है। ठीक है। दूसरा नियम है विरोधियों या असम्मत विचारों को सेंसर करना या दबाना। इसमें उन विचारों या व्यक्तियों को हाशिए पर डालना शामिल है जो मुख्य धारा से सहमत नहीं हैं। जी। उन्हें बदनाम करना, उनके संसाधनों तक पहुंच कम कर देना और उनमें एक डर पैदा करना कि कहीं वो अलग थलग ना पड़ जाएं। लेख इसके तरीकों में उत्पीड़न, जन बल धन बल का उपयोग करके दबाव बनाना और डर का माहौल बनाना भी शामिल करता है। ये तो किसी भी स्वस्थ संवाद और ज्ञान के विकास के लिए बहुत बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर मतभेद रखने वालों को चुप करा दिया जाए या उन्हें गलत साबित करने के लिए संगठित प्रयास हो तो फिर अलग अलग दृष्टिकोणों और प्रयोगों की संभावना ही खत्म हो जाती है। सही बात है। इससे एक खास गुट या एक ही तरह की व्याख्या हावी हो सकती है जो किसी भी जीवंत दर्शन के विकास के लिए ठीक नहीं है, और ये जीवन विद्या के मूल में जो सह अस्तित्व और पूरकता का सिद्धांत है उसके भी खिलाफ जाता है। हाँ। यहीं पर फिर वो समुदायों के बंटने और अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की दौड़ शुरू हो सकती है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। अच्छा। तीसरा नियम बताया गया है सूचनाओं को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करना, मतलब अपनी बात को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों की बात को गलत साबित करने की जिद। इसमें अधूरी या सरलीकृत अवधारणाओं को ही पूर्ण सत्य की तरह पेश करना और अपनी स्थिति या अधिकार का उपयोग करके सवालों या गहरी चर्चा से बचना शामिल है। लेख इसके 2 मुख्य तरीके बताता है। एक तो अथॉरिटी या अधिकार स्थापित कर लेना ताकि जवाबदेही से बचा जा सके। हाँ, कि हमसे सवाल मत पूछो। हाँ, और दूसरा अपनी अपूर्ण या सरलीकृत अवधारणाओं को ही बार बार दोहराकर स्थापित करने की कोशिश करना। ये प्रवृत्ति मूल दर्शन की जो समग्रता है, जो गहराई है, उसको गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। जो अनुयायी हैं या नए सीखने वाले हैं उनमें भ्रम पैदा हो सकता है। बिल्कुल। लेख यहाँ एक तीखा सवाल भी पूछता है, कहीं हम जो दिखता है वो बिकता है के चक्कर में अपनी अधूरी समझ को ही जनबल या कार्यक्रमों की सफलता के आधार पर फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये भी सोचने की बात है कि कहीं नए कार्यक्रमों की जल्दबाजी में हम पुराने कार्यक्रमों या अध्ययन के तरीकों की अवधारणाओं को सिर्फ इसलिए तो गलत नहीं ठहरा रहे क्योंकि शायद उनकी गति धीमी लगती थी, जबकि हो सकता है कि गहराई के लिए वही सही रास्ता रहा हो। अच्छा। ये इस चिंता से भी जुड़ता है कि कहीं हम ये तो स्थापित नहीं कर रहे कि नागराज जी का जो मूल प्रस्ताव है वो अभी व्यवहारिक नहीं है और हमें एक सरल रास्ता अपनाना होगा। ये एक तरह का डिस्टॉर्शन है। सही। अब चौथा नियम हीरो पूजा या व्यक्ति पूजा, यानी किसी एक व्यक्ति विशेष का बहुत ज्यादा महिमा मंडन करना, सारी सफलता का श्रेय उसी को देना। हाँ, ये तो बहुत देखा जाता है। इतिहास को भी उसके पक्ष में मोड़कर प्रस्तुत करना, उसके अनुयायी या भक्त तैयार करना और ऐसी स्थिति बना देना कि उस व्यक्ति की किसी भी बात पर सवाल उठाना या आलोचना करना लगभग नामुमकिन हो जाए। जी। लेख इसके 5 कदम बताता है।
हीरो की महानता का बखान, हर सफलता का श्रेय उसे देना, इतिहास को तोड़ मरोड़ना, भावनात्मक माहौल बनाकर अनुयायी बनाना और निष्ठा को दर्शन के बजाय उस व्यक्ति से जोड़ देना। ये प्रवृत्ति नागराज जी ने जो सोपानीय व्यवस्था प्रस्तावित की थी उसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ, वो क्या है जरा बताएं। सोपानीय व्यवस्था का मतलब है एक ऐसी सामाजिक संरचना जहां नेतृत्व या प्रतिनिधित्व योग्यता, समझ और सामूहिक सहमति के आधार पर सीढ़ी दर सीढ़ी मतलब नेचुरली उभरता है। अच्छा। जैसे हर 9 व्यक्ति अपने में से आपसी सहमति से एक को चुनते हैं, फिर वो 9 मिलकर अगले स्तर पर एक को, और इसी तरह। ये व्यवस्था व्यक्ति पूजा पर नहीं बल्कि योग्यता और सह अस्तित्व पर आधारित है। समझ गया। हीरो पूजा तो पूरी तरह से व्यक्ति केंद्रित है और उसी शासन मानसिकता का प्रतीक है जिससे जीवन विद्या मुक्त होने का रास्ता बताती है। नागराज जी ने तो चेतना के विकास के आधार पर जीव चेतना से मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना तक स्वाभाविक नेतृत्व और स्वीकृति की बात की, जहां कोई समाज का ठेकेदार नहीं बनता। और 5वां और अंतिम नियम जिसका लेख जिक्र करता है वो है मूल अवधारणा को ही मोड़ देना जी। यानी डिस्टॉर्ट कर देना। हाँ। इसमें अध्ययन की प्रक्रिया को बदल देना, उसमें अपनी अधूरी समझ या व्याख्याओं को मिला देना, मूल प्रणेता यानी नागराज जी की बातों के बजाय किसी हीरो या मध्यस्थ व्यक्ति की बातों को ही अंतिम मान लेना जी। नए लोगों को मूल साहित्य या पूरी बात समझने का पर्याप्त अवसर दिए बिना ही कार्यक्रमों या गतिविधियों में झोंक देना, और अंततः ये स्थापित कर देना कि नागराज जी का मूल प्रस्ताव या जीवन शैली शायद अभी व्यवहारिक नहीं है और हमें कुछ और या सरल तरीका अपनाना होगा। लेख के अनुसार ये शायद सबसे खतरनाक प्रवृत्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों को मूल स्रोत से यानी नागराज जी के लिखे वाङ्मय, जिसे हम मूल साहित्य कह सकते हैं, उससे काट सकती है। इसमें ये बात भी शामिल है, जैसा लेख इशारा करता है, कि नए उत्साहित लोगों को ये कहना कि अरे अभी नौकरी व्यापार मत छोड़ो, या नागराज जी ने जो कहा वो तो 50, 100, 1000 साल बाद संभव होगा, या ये अभी प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ये सुनने में आता है कभी कभी। जबकि हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति पूरी तैयारी और तीव्रता के साथ आया हो और जीवन में बड़ा बदलाव लाने को तैयार हो, अपनी व्यक्तिगत सीमाओं या असफलताओं या अधूरी समझ को आधार बनाकर दूसरों को सीमित करना या मूल प्रस्ताव को ही व्यावहारिक नहीं कहकर बदल देना, ये एक गंभीर चिंता का विषय है जिस पर आत्ममंथन बहुत जरूरी है। ये सभी बातें वाकई काफी गंभीर हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि लेख बार बार इस बात पर जोर देता है कि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या समूह की आलोचना करना या उन्हें गलत ठहराना या हतोत्साहित करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। लेखक का पूरा जोर सतर्कता और निष्ठा पर है। जैसा आपने कहा और जैसा लेख में साफ तौर पर कई बार दोहराया गया है, ये किसी व्यक्ति या समूह पर टिप्पणी या ताना कसने का प्रयास नहीं है। हाँ। निष्ठा का अर्थ यहाँ क्या है? जो मूल लक्ष्य बताया गया है, यानी अध्ययन पूर्वक समझदार होना, स्वयं में और अपने जीने में व्यवस्था लाना, उस पर दृढ़ता से टिके रहना। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते की चकाचौंध, कार्यक्रमों की सफलता या लोकप्रियता के दबाव में हम मूल लक्ष्य को ही बदल दें या उससे भटक जाएं। ये एक तरह से आत्मनिरीक्षण का आह्वान है, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन विद्या के लोकव्यापीकरण में सक्रिय रूप से शामिल हैं। सही। हमें खुद से पूछना है कि कहीं अनजाने में बिना इरादे के हम वही पुरानी गलतियां तो नहीं दोहरा रहे जो अक्सर सत्ता या नियंत्रण की मानसिकता यानी शासन मानसिकता वाले करते आए हैं। ये अपनी निष्ठा को जांचने और मजबूत करने का एक प्रयास है, ये अपमानित करने के अर्थ में नहीं है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए लोक व्यापीकरण के प्रयासों में सही संतुलन कैसे बनाया जाए? लेख क्या सुझाव देता है? लेख का जो मूल सुझाव है वो नागराज जी के विचारों पर ही आधारित है। ध्यान हमेशा व्यक्ति के स्वयं के अध्ययन और योग्यता विकास पर केंद्रित होना चाहिए। अच्छा। लोक व्यापीकरण का सही अर्थ शायद ये है कि समझदार व्यक्ति दर्शन को जिए और उसका प्रभाव, उसकी खुशबू समाज में अपने आप फैले, न कि केवल बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करके भीड़ जुटाना। हाँ, मतलब शो डोंट टेल जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। समाज को ठीक करने की हड़बड़ी या जिम्मेदारी महसूस करने के बजाय व्यक्ति पहले स्वयं में व्यवस्थित होने पर ध्यान केंद्रित करे। लेख ये भी याद दिलाता है कि नागराज जी ने कहा है कि क्रियापूर्णता या अनुभव संपन्नता के बाद ही कोई व्यक्ति प्रस्ताव देने या कार्यक्रम डिजाइन करने का वास्तविक अधिकारी बनता है।
इसलिए हमें इन कार्यक्रमों में अपनी योग्यता विकास के अर्थ में शामिल होना है, न कि दुनिया को बदलने के मिशन पर निकल पड़ना है। जब हम स्वयं में ठीक होंगे तो पूरकता स्वाभाविक रूप से बहेगी। दूसरों को ठीक करने की जरूरत न दिखाई देती है, न होता है। कितना भी कर लो, अगर सामने वाला आपको श्रेष्ठ नहीं मानता तो वो सुनेगा भी नहीं। तो इस पूरी गहन चर्चा से जो मुख्य बात उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि जीवन विद्या का केंद्र बिंदु अध्ययन है, यानी अवधारणाओं की गहरी तत्विक समझ विकसित करना और उसे अपने जीने में प्रमाणित करना। हाँ, न कि केवल बाहरी कार्यक्रम, गतिविधियां या अनुयायियों की संख्या बढ़ाना। हाँ बिल्कुल। और इसके लोकव्यापीकरण के उत्साह और नेक इरादों के बावजूद हमें उन तरीकों और प्रवृत्तियों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है जो अनजाने में भी मूल दर्शन को कमजोर कर सकते हैं या उसकी दिशा बदल सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति पूजा का उभरना, असहमत आवाजों को दबाना, मूल अवधारणाओं को सरल या विकृत कर देना। और ये सतर्कता, जैसा हमने बार बार कहा, किसी पर दोष मढ़ने के लिए नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट है। बल्कि निरंतर आत्मचिंतन और अपने मूल लक्ष्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए है। हमें बस ये देखना है कि कहीं अनजाने में हमसे वो गलतियां तो नहीं हो रही जो शासन मानसिकता के लोग करते रहे हैं। लेख अपने अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण आग्रह करता है। वो कहता है कि किसी भी तरह के भ्रम या मतभेद की स्थिति में आदरणीय नागराज जी द्वारा प्रस्तुत मूल वाङ्मय, यानी उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को ही अंतिम और प्रामाणिक प्रस्ताव माना जाना चाहिए। ज्ञान परंपरा की जीवंतता और प्रामाणिकता इसी में है कि वो अपने मूल स्रोत से कितनी गहराई से जुड़ी रहती है। सही। व्याख्याएं, कार्यक्रम, सहायक साहित्य, ये सब उपयोगी हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, लेकिन वे कभी भी मूल स्रोत का स्थान नहीं ले सकते। मूल अवधारणाओं और सिद्धांतों को हमेशा वहीं से ग्रहण करना चाहिए। और इस चर्चा से श्रोताओं के लिए सोचने की बात यह हो सकती है कि क्या ज्ञान, दर्शन या किसी भी विचार के प्रसार में इस तरह के पैटर्न, जैसे कार्यक्रमों पर बहुत ज्यादा जोर, व्यक्ति पूजा का उभरना, मूल विचार का समय के साथ बदल जाना, क्या ये अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। और हम सब अपनी व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया में, चाहे वो जीवन विद्या हो या कुछ और, समझ और क्रिया के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? लेख के अंत में लेखक बहुत विनम्रता से ये भी स्वीकार करते हैं कि उनकी अपनी व्याख्या या प्रस्तुति में भी त्रुटि की संभावना हो सकती है। वे कहते हैं कि उनका उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की गलती निकालना कतई नहीं है, बल्कि केवल आगे और गहरे अध्ययन के लिए एक प्रेरणा और सतर्कता का बिंदु प्रस्तुत करना है। वे ये भी जोड़ते हैं कि हम सभी अध्ययन के मार्ग पर सहयात्री हैं, एक दूसरे के लिए उपयोगी और पूरक हैं ही, और हम सब जितना भी कर पा रहे हैं वो उस क्षण में हमारा अधिकतम प्रयास ही है। अगर इससे अधिक कर पाते तो क्यों नहीं करते? बिल्कुल। तो इन सब समस्याओं से हटकर अब समाधान पर ध्यान देते हैं और प्रणेता के ओरिजिनल विजन पर वापस लौटते हैं कि लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए था। तो इसका सल्यूशन क्या है? वो इस हीरो मॉडल के ठीक ऑपोजिट है, प्रतिनिधि मॉडल। ये मॉडल किसी एक के व्यक्ति के करिश्मा पर नहीं, बल्कि काबिलियत यानी श्रेष्ठता और सबकी सहमति पर आधारित है। यहाँ लीडरशिप ऊपर से थोपी नहीं जाती, बल्कि कम्युनिटी द्वारा नीचे से चुनी जाती है। इस व्यवस्था को सोपानीय व्यवस्था कहा गया है। इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल है। हर 9 लोग अपनी समझ और काबिलियत के आधार पर एक प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर ऐसे प्रतिनिधि मिलकर अगले लेवल का प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसका मकसद ही यही है कि पावर किसी एक व्यक्ति या सेंटर में जमा ना हो पाए। तो आखिर में हम इन सब बातों से क्या टेकअवे लेकर जाएं? सबसे जरूरी बात यह है कि इस एनालिसिस का मकसद किसी व्यक्ति या समूह की आलोचना करना नहीं है। इसका एक ही लक्ष्य है, हम सभी को सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वे गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। क्या हम अनजाने में वही शासन मानसिकता वाली गलतियां तो नहीं दोहरा रहे? ये खुद को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी निष्ठा को और मजबूत करने का एक प्रयास है। ये बात पूरी चर्चा का निचोड़ है। सच्ची निष्ठा का मतलब है जो मूल लक्ष्य बताया गया है, यानी अध्ययन से समझदार बनना, उस पर टिके रहना, न कि अपनी सहूलियत के लिए लक्ष्य को ही बदल देना। और ये सवाल सिर्फ जीवन विद्या का नहीं, बल्कि हर महान विचार का है। किसी भी आइडिया को फैलाते समय हम उसके कोर एसेंस को जिंदा कैसे रख सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।
और हाँ, अंत में एक आग्रह है। इस पूरी चर्चा के गलत होने की भी पूरी संभावना है। अंतिम और मूल प्रस्ताव वही है जो आदरणीय नागराज जी ने मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय में प्रस्तुत किया है। हमारी समझ वहीं से प्रमाणित होनी चाहिए। विचार करने के लिए धन्यवाद। इसी विनम्र और चिंतनशील विचार के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।